हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है प्रोटीन। प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका DSSP का एग्जाम हो, या आपका बिहार का एग्जाम हो, या आपका यूपी का कोई भी एग्जाम हो, या झारखंड का एग्जाम हो। तो आज हम प्रोटीन को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं प्रोटीन को। जो प्रोटीन की खोज है, प्रोटीन की खोज की है मुल्डर ने। किसने की है? मुल्डर ने की है। और कब की है? 1839 में की है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि प्रोटीन की खोज किसने और कब की है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन की खोज जो की है वो मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की है और 1838 में की हुई है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, शरीर में होने वाली टिश्यू में जो ऊतकों में जो टूट फूट होती है ना, तो उसको रिपेयर करने का काम करता है, यानी कि टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य करता है। और शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग जो होता है ना, वो प्रोटीन का होता है। और प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या था हमारा? कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, पर नाइट्रोजन नहीं था। तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन को कौन अलग करता है? कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन को अलग करता है आपका नाइट्रोजन वाला भाग। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोटीन आपको कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। क्लियर है आपको ये पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रोटीन का मुख्य भाग होता है ना, वो होता है नाइट्रोजन। क्या होता है? प्रोटीन का मुख्य भाग आपका नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन जो होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा से अलग होता है। क्योंकि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और जो आपका वसा होता है, तो इसमें जो पाए जाने वाले तत्व होते हैं ना, वो होते हैं आपके कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा में। पर प्रोटीन में नाइट्रोजन एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इसे यही क्या करता है, यही प्रमुख तत्व प्रोटीन को और विभिन्न तत्वों से अलग करता है। जो प्रोटीन का हम संयोजन देख लेते हैं। प्रोटीन में जो ऑक्सीजन होती है ना, तो प्रोटीन में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 23%। तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रोटीन में जो ऑक्सीजन होती है वो 23% होती है। प्रोटीन में कार्बन होता है 53%। प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है 16%। कितना होता है? 16% नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में हाइड्रोजन होता है 7% और सल्फर होता है 1%। ये जो आपका नाइट्रोजन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना होता है प्रोटीन में? 16% होता है। आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है आपको इतना टॉपिक? आगे बढ़ते हैं हम। जो प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन शब्द को किससे लिया गया है? प्रोटीन शब्द को लिया गया है ग्रीक भाषा से। वैसे मोस्टली शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है, पर जो हमारा प्रोटीन शब्द है ना, तो प्रोटीन जो शब्द है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द से लिया गया है, जो मिलकर बना है प्रोटियोस से। किससे मिलकर बना है? जो मिलकर बना है प्रोटियोस से मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ है सर्वप्रथम या आवश्यक। क्या अर्थ है प्रोटीन का, यानी कि प्रोटियस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सर्वप्रथम या आवश्यक, यानी कि प्रोटीन हमारे लिए क्या करता है, हमारे आहार में प्रमुख स्थान किसका होता है? प्रोटीन का होता है। प्रोटीन क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जरूरी होता है। आगे देखते हैं। जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन एक क्या होता है? प्रोटीन एक होता है कार्बनिक यौगिक होता है। तो प्रोटीन के तत्व मैंने बता चुकी है। प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये तो पाए ही जाते हैं, पर इसके अलावा कुछ और भी अणु पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? सल्फर होता है और फास्फोरस होता है। तो ए भी क्या होते हैं? ए भी उपस्थित होते हैं, किसमें? प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो हमारा प्रोटीन होता है ना, तो हमारे कुल शरीर प्रोटीन का 1/3 कितना, ये नहीं आएगा, इधर आ जाएगा हमारा 1/3, यानी कि 1/3 भाग। कितना भाग?
1/3 भाग हमारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कितना भाग? 1/3 भाग कहाँ होता है? मांसपेशियों में होता है। किसमें होता है? 1/3 भाग मांसपेशियों में होता है और 1/5 भाग हमारा त्वचा में होता है। कितना? 1/5 भाग हमारा त्वचा में, तथा जो बाकी जो बचा भाग होता है वो अन्य ऊतक यानी कि बाकी के जो बचे हुए टिश्यू होते हैं उनमें होता है, लसिका में होता है, रक्त श्लेष्मिक तरल, प्रमस्तक यानी कि मेरु तरल, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडी आदि में क्या होता है? पाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो अमीनो अम्ल होता है ना, प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई जो होती है वो कहलाती है आपकी अमीनो अम्ल। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। तो प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई क्या होती है आपकी? सरलतम या लघुत्तम इकाई है, छोटी इकाई हम इसको बोल सकते हैं, वो होता है आपका अमीनो अम्ल। जो अमीनो अम्ल होता है ये भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये जल अपघटन के बाद अपनी सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। क्या होता है? प्रोटीन का अगर हम जल अपघटन करेंगे तो वह अपनी सरलतम इकाई यानी कि अमीनो अम्ल में टूट जाता है। और अमीनो अम्ल को प्रोटीन की क्या कहा जाता है? लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको इतना पॉइंट? अब हम देख लेते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। तो जो प्रोटीन का वर्गीकरण होता है ना, वो कई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट क्या आ जाता है? फर्स्ट आ जाता है इसमें आपके प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर। सेकंड है प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर। थर्ड है प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। तो प्रोटीन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। पहला भाग है प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर। दूसरा भाग है इसका प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर। तीसरा भाग है प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। क्लियर है आपको इतना? आगे देखते हैं हम। तो जो हमने पहले पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? फर्स्ट इसमें हमने पढ़ा था गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग हैं इनके, उत्तम या पूर्ण प्रोटीन यानी कि कंप्लीट प्रोटीन। दूसरा भाग है इसका मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन यानी कि पैरेटियल कंप्लीट प्रोटीन। थर्ड पार्ट है इसका निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन यानी कि इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो गुणवत्ता के, देखो पहले हमने क्या किया था? पहले हमने प्रोटीन को 3 भागों में बांटा था। प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर, प्रोटीन की प्राप्ति के साधन के आधार पर और प्रोटीन के भौतिक गुणों एवं घुलनशीलता के आधार पर। इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन, तो गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन को हमने 3 भागों में बांट दिया है। ये 3 भाग है पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन यानी कि इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? आगे देखते हैं हम। आगे हम देखते हैं जो हमारा उत्तम प्रोटीन होता है ना, क्या होता है हमारा उत्तम प्रोटीन? यानी कि जिसको हमने क्या कहा था? कंप्लीट प्रोटीन हम कहते हैं। ये प्रोटीन उच्च जैविक मूल्य वाले होते हैं। कैसे होते हैं? हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले होते हैं। और ये किससे प्राप्त होते हैं? ये अधिकतर प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। जैसे प्राणी जगत से, देखिए दिया हुआ है ना, प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन, प्राप्त भोज्य पदार्थ से उत्तम प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होते हैं यानी कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? दूध से प्राप्त होंगे, दही से प्राप्त होंगे, मांस से प्राप्त होंगे, मछली से और अंडे से और लीवर से क्या होंगे? ये उत्तम क्वालिटी के प्रोटीन प्राप्त होंगे। इसी तरह ये था हमारा प्राणी जगत से। अब हम देख लेते हैं वनस्पति जगत से हमारा कौन सा प्रोटीन प्राप्त होता है। तो वनस्पति जगत से हमारा प्राप्त प्रोटीन होता है जैसे सूखे मेवे हो जाएंगे, कौन से? ड्राई फ्रूट्स हो गए हमारे, सोयाबीन हो गए, इन सब से हमको उत्तम क्वालिटी की प्रोटीन मिल जाती है। आगे देखते हैं हम। आगे था हमारा मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन। तो जो आपका मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है ना, इनमें कुछ ही आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। कितने? केवल कुछ ही आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं इसमें। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? अगर आपको ये पता करना हो, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके आवश्यक अमीनो अम्ल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको पूरा बताया गया है कि आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं और अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं। तो ये टॉपिक आपको उस वीडियो से कवर हो जाएगा।
तो जिसने भी उस क्लास को नहीं देखा हो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है, इसमें एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल की क्या होती है, कमी होती है। एक या दो आवश्यक अम्ल की क्या होती है, कमी होती है। तभी तो कहा गया है इसको, जब कमी होती है तभी तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन कहा गया है। और वनस्पति जगत से हम प्रोटीन माध्यम की श्रेणी में, यानी कि वनस्पति माध्यम से वो कौन से स्रोत है जो हमको प्रोटीन के प्राप्त होते हैं, वो हो जाएगा दाल हो जाएगा, अनाज हो जाएगा और सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको इतना? आगे देखते हैं हम। आगे हमारा निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन यानी कि इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन हमारे वो प्रोटीन होते हैं इसमें आवश्यक अम्ल का अभाव होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल का अभाव होता है, यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल इसमें नहीं पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रोटीन का सेवन करने या नहीं करने से शरीर में कोई विशेष अंतर नहीं होता, चाहे हम इस तरह के प्रोटीन को खाएं या ना खाएं, हमारी बॉडी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसमें कंदमूल आ जाता है, साग सब्जी आ जाती है, फल और मक्का आ जाता है। ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं आपके अपूर्ण प्रोटीन की कैटेगरी में, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो गुणवत्ता के आधार पर जितने प्रोटीन का वर्गीकरण था वो हमने कर लिया है। पहले हमने पढ़ा था कंप्लीट प्रोटीन यानी कि पूर्ण प्रोटीन को, उसके बाद हमने पढ़ा आंशिक पूर्ण प्रोटीन को, फिर थर्ड हमने पढ़ा अपूर्ण प्रोटीन यानी कि किसको, इनकम्प्लीट प्रोटीन को पढ़ा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। तो फर्स्ट था क्या था हमारा, फर्स्ट था हमारा प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर। सेकंड है हमारा प्राप्ति के साधन के आधार पर। तो प्राप्ति के साधन के आधार पर हम देख लेते हैं कि प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। तो ये हम देख लेते हैं कि इसके दो भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है इसमें वनस्पति प्रोटीन यानी कि वेजिटेबल प्रोटीन। कौन से, वनस्पति प्रोटीन यानी कि वेजिटेबल प्रोटीन। तो इसमें क्या आ जाता है, वनस्पति स्रोत से प्राप्त प्रोटीन मध्य में आंशिक पूर्ण या अपूर्ण प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, या तो आंशिक पूर्ण प्रोटीन होंगे या इनकम्प्लीट प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसके सोर्स क्या क्या है, तो इसके सोर्स है आपके दाल हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, बादाम हो जाएगा, काजू आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगी और आ जाएगा हमारा ड्राई फ्रूट्स। और दाल एवं सूखे मेवे जो होते हैं ना, इसमें 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा पॉइंट है हमारा जंतु प्रोटीन। क्या है, जंतु प्रोटीन यानी कि एनिमल प्रोटीन। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ में पाया जाने वाला प्रोटीन कैसा होता है, अधिक उत्तम होता है, यानी कि कैसा होता है, आपका कंप्लीट प्रोटीन माना जाएगा, अधिक उत्तम होता है। तो आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि जो आपको वनस्पति से प्रोटीन मिलता है वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा तो होता है पर ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो आपके लिए हाई जो बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन मिलता है वो आपको मिलता है जंतु प्रोटीन से। किससे मिलता है, आपको एनिमल से मिलता है, क्योंकि इस प्रोटीन में क्या होते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं। और जो जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, ज्यादा जरूरी होते हैं, वो हमारी बॉडी में ज्यादा फायदा करते हैं, ठीक है। इसी तरह देख लेते हैं, जंतु के प्रोटीन का शरीर का जो प्रयोग होता है ना, चयापचय अधिक होता है, यानी कि उसको हम आसानी से पचा सकते हैं। जैसे उसमें क्या हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया, और दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ क्या हो जाएंगे, हमारे उत्तम प्रोटीन के साधन हो जाएंगे या स्रोत हो जाएंगे। आपको ये क्लियर है? तो हमने अभी तक कौन से कितने पॉइंट कवर किए, 2 पॉइंट कवर किए हैं। पहले हमने प्रोटीन का वर्गीकरण किया था 3 भागों में। मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जो हमारा हमने क्या किया था, प्रोटीन को भागा था, हम प्रोटीन को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला बांटा था प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पर, फिर बांटा था हमने प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर, तीसरा बांटा था हमने प्रोटीन के भौतिक गुणों एवं घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया, जो प्रोटीन के आधार गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण था ना,
हमने इसको भी 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया गया। कंप्लीट प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और आपका अपूर्ण प्रोटीन यानी कि इनकम्प्लीट, इसको भी हमने क्या किया? 3 भागों में बांट दिया। तो ये पार्ट हमारा पूरी तरीके से कवर हो गया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया? फिर आगे सेकंड पॉइंट था हमारा प्राप्ति साधन के आधार पर। तो प्राप्ति साधन के आधार पर हमने क्या किया? इसके 2 प्रकार से वर्गीकरण कर दिए। इसके 2 प्रकार हमारे कौन कौन से थे? पहला था हमारा वनस्पति प्रोटीन। क्या था? पहला था हमारा वनस्पति प्रोटीन और दूसरा था हमारा जंतु प्रोटीन। कौन सा? दूसरा हमारा था जंतु प्रोटीन। तो इसको भी हम अपना पढ़ चुके हैं। क्लियर है आपको ये? अब आ जाता है हमारा तीसरा प्रकार का प्रोटीन। क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा हमारा तीसरा प्रकार का प्रोटीन, यानी कि भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण हम करते हैं 3 भागों में। कितने भागों में करते हैं? हम 3 भागों में नहीं बल्कि कई भागों में करते हैं। तो इनके कौन कौन से भाग हैं हम ये देख लेते हैं। पहला भाग है साधारण प्रोटीन यानी कि सिंपल प्रोटीन। सेकंड है आपका संयुक्त प्रोटीन यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन। तीसरा है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि क्या आ जाएगा? आपका डेराइव्ड प्रोटीन आ जाएगा। तो कितने भागों में होगा? ये हो गया आपका 3 भागों में। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे आ जाता है हमारा साधारण प्रोटीन। तो जो आपके साधारण प्रोटीन होते हैं ना, तो इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल किससे होता है? केवल अमीनो अम्ल से होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या होता है? इस प्रकार के प्रोटीन का जो निर्माण होता है केवल अमीनो अम्ल से होता है। साधारण प्रोटीन आपके कौन कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिन हो जाता है, ग्लोब्यूलिन हो जाता है, ग्लूटेलिन हो जाता है, प्रोलेमिन हो जाता है, एब्ल्यूमिनोइड्स हो जाता है, प्रोटेमिन्स हो जाता है और हिस्टोन्स हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें से कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील नहीं होते। तो हम इनको देख लेते हैं। जो हमारे जल में घुलनशील प्रोटीन होते हैं वो होते हैं एल्ब्यूमिन होता है, हिस्टोडोन होता है, प्रोटेमिन होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये जल में होते हैं घुलनशील प्रोटीन। और जो जल में घुलनशील प्रोटीन नहीं होते हैं यानी कि अघुलनशील होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं आपके ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, एल्ब्यूमिनाइड्स। ठीक है, ये आपके कौन से होते हैं? जो जल में घुलनशील नहीं होते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो आपके साधारण प्रोटीन होते हैं ना, तो साधारण प्रोटीन जल अपघटन यानी कि जल अपघटन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो साधारण प्रोटीन का जब जल अपघटन किया जाता है उसके बाद ये अपने सबसे सरलतम इकाई यानी कि अमीनो अम्ल में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अंडे के आपका यानी कि जो आपका अंडे का भाग होता है ना, कौन सा? पीला वाला भाग। अंडे के पीले भाग में आपका एल्ब्यूमिन मिलता है, ओवलब्यूलिन मिलता है और ओबेग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन मिलता है। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में 99% बनते हैं। अंडे के पीले भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाएगा, ओवलब्यूमिन पाया जाएगा और ओबेग्लोब्यूलिन पाया जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और गेहूं के प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लूटेनिन और ग्लाइसिन। क्या कहेंगे? गेहूं के प्रोटीन को हम ग्लूटेनिन कहेंगे और ग्लाइसिन कहेंगे। कहते हैं ना, ग्लूटेन है गेहूं के प्रोटीन को, ग्लूटेन भी कहते हैं और ग्लाइसिन भी कहते हैं। इसी तरह आ जाते हैं हम दूध के प्रोटीन पे। तो जो हमारे दूध के प्रोटीन होते हैं ना, इसको हम लैक्ट एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्ट एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्लियर है आपको ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फिर आता है आपके मांसपेशियों का जो प्रोटीन होता है ना, यानी कि जो मसल्स में प्रोटीन होता है वो होता है आपका ग्लोब्यूलिन। इसी तरह जो मक्के की प्रोटीन होती है वो जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? मक्के की प्रोटीन जीन कहलाती है आपकी। चावल की प्रोटीन जो होती है क्या कहलाती है? आर्जिनिन कहलाती है। क्या कहलाती है? चावल की प्रोटीन हो जाएगा। तो चावल की प्रोटीन कहलाती है आपकी आर्जिनिन। इसी तरह रक्त की प्रोटीन कहलाती है आपकी ग्लोबिन। अस्थियों की प्रोटीन कहलाती है कोलेजन। इसी तरह जो जौ होगा ना, तो जौ की प्रोटीन कहलाती है हॉर्डिन। क्या कहलाएगी? जौ की प्रोटीन कहलाती है हॉर्डिन। इसी में हम आगे देखेंगे जो मूंगफली की प्रोटीन कहलाती है। तो मूंगफली में जो प्रोटीन होता है उसको हम एरेचिन के नाम से जानते हैं।
और जो बादाम की प्रोटीन होती है वो एमेंडीन के नाम से उसको जाना जाता है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। इसके बाद आ जाता है हमारा संयुग्मी प्रोटीन। आगे देखते हैं हम अपना संयुग्मी प्रोटीन। क्या आ जाता है हमारा? संयुग्मी प्रोटीन आ जाता है। संयुग्मी प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ, यानी कि हमारे साधारण प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु तो पाए ही जाते हैं, उसके साथ साथ अन्य पोषक तत्व के अणु भी क्या होते हैं? उपस्थित रहते हैं। साधारण प्रोटीन कैसे होगा हमारा? जैसे साधारण प्रोटीन क्या हो जाएगा? साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्व मिलकर हमारे क्या बनाते हैं? संयुक्त प्रोटीन बनाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या है? साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्व मिलकर क्या बनाएंगे? हमारी संयुक्त प्रोटीन को बनाएंगे। क्लियर है आपको ये? और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, ठीक है, और क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो। आगे देखते हैं हम, जो हमारा संयुग्मी प्रोटीन होता है ना, तो संयुग्मी प्रोटीन को हमने कई भागों में बांटा हुआ है। किसको? हमने संयुग्मी प्रोटीन को कई भागों में बांटा गया है। इसमें जो पहला है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है? इसमें साधारण प्रोटीन जो होती है, साधारण प्रोटीन हमारी कौन सी होती है? अमीनो अम्ल होती है। तो इसमें अमीनो अम्ल के साथ कार्बोहाइड्रेट भी उपस्थित रहते हैं। ये अंडे के सफेद भाग में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। तो जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन बनती है ना, वो कैसे बनती है? साधारण प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट या कार्बोस को मिला के क्या बनती है? हमारी ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या आ जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। ये क्या होती है? इसमें एक या कई प्रोटीन के अणु व न्यूक्लिक अम्ल के यौगिक होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चला, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसमें क्या होता है? इसमें कई प्रोटीन के अणु मिल जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड के यौगिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड के यौगिक होते हैं ये। तो ये किस किस से मिलके बनते हैं? ये साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, क्लियर है आपको? ये कॉन्सेप्ट आप लोग साथ साथ क्लियर करते चलेगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में उसको जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आगे थर्ड है हमारा फास्फोप्रोटीन। क्या है? फास्फोप्रोटीन। जो फास्फोप्रोटीन होते हैं ना, तो फास्फोप्रोटीन में हमारे वो यौगिक होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड को छोड़कर फास्फोरस और प्रोटीन के अणु संयुक्त होते हैं। किसको? आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, किसको? न्यूक्लिक एसिड को छोड़कर फास्फोरस और प्रोटीन के अणु संयुक्त होते हैं, जिसमें जैसे क्या आ जाएगा आपके? कैसिनोजेन आ जाएगा और ओबेबिटिलिन क्या हो गए? इस वर्ग के प्रोटीन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? कैसिनोजेन आ जाएगा और ओबोबिटिलिन आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फास्फोप्रोटीन हमको कैसे मिलता है? तो आपका जो फास्फोप्रोटीन मिलता है वो मिलता है आपका कैसे? वो मिलता है साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोप्रोटीन को मिलाने से, प्लस फास्फोरस को मिलाने से क्या मिलता है आपको? फास्फोप्रोटीन मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि आपको साधारण प्रोटीन कैसे मिलती है? साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस को मिलाने से आपको फास्फोप्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है? फास्फोप्रोटीन आपको मिलती है। आगे देखते हैं, फिर आगे इसका फोर्थ पॉइंट है हीमोग्लोबिन। इससे भी एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हमारे ब्लड में होता है। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अणु और हेमेटिन इसी प्रकार के अन्य किसी तत्व का क्या होता है? यौगिक होता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अणु और हेमेटिन इसी प्रकार के क्या होते हैं? तत्व के यौगिक होते हैं। किस प्रकार के तत्व? यानी कि हीमोग्लोबिन तत्व के यौगिक होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा ब्लड, यानी कि रक्त जो हमारे शरीर के अंदर होता है। तो हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है? हीमोग्लोबिन बना है साधारण प्रोटीन यानी कि ग्लोबिन प्लस हीम से मिलकर बना है हमारा हीमोग्लोबिन। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ग्लोबिन प्लस हीम किसका निर्माण करते हैं? हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। क्लियर है आपको ये? आगे देखते हैं हम, आगे आता है हमारा लेसिथोप्रोटीन। क्या आ जाता है? आगे आ जाता है हमारा लेसिथोप्रोटीन। तो जो लेसिथोप्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन जब प्रोटीन के अणुओं के साथ लेसिथिन या कोई इससे संबंधित तत्व आकर जुड़ जाते हैं ना,
तो एक नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही लेसिथोप्रोटीन कहा जाता है। और लेसिथोप्रोटीन हमको कैसे प्राप्त होता है ये देख लेते हैं। प्रोटीन के अणु प्लस लेसिथिन अगर मिल जाएंगे तो इससे निर्माण होगा लेसिथोप्रोटीन का। किससे? अगर प्रोटीन के अणु प्लस लेसिथिन मिल जाते हैं तो प्रोटीन के अणु और लेसिथिन मिलकर निर्माण करते हैं लेसिथोप्रोटीन का। तो ये बात आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है? बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा लाइपोप्रोटीन। तो ये क्या है? ये हमारा संयुग्मी प्रोटीन का लास्ट पॉइंट है। किसका? संयुग्मी प्रोटीन को हमने कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटा। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या है? लाइपोप्रोटीन में क्या होता है? ये प्रोटीन के साथ लिपिड भी उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित रहते हैं? लाइपोप्रोटीन है तो नाम से ही पता चला। तो क्या उपस्थित होते हैं? लिपिड भी उपस्थित होते हैं। जो कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है, यानी कि सेल में पाया जाता है। और लाइपोप्रोटीन हमको कैसे प्राप्त होता है? तो साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड मिलकर क्या करते हैं? लाइपोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया ये आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे आ जाता है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। यानी कि हमने क्या पढ़ा? हमने इसके 3 पॉइंट देखे। पहला था साधारण प्रोटीन, दूसरा है हमारा संयुग्मी प्रोटीन, तीसरा है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। और ये जो हमने पढ़े हैं ना, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब जो थे ये सब थे हमारे संयुग्मी प्रोटीन के पार्ट थे। यानी कि संयुग्मी प्रोटीन को भी हमने 6 भागों में बांट दिया था। क्लियर है आपको ये? तो आगे हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। तो जो कि व्युत्पन्न प्रोटीन होता है ये क्या होता है देख लेते हैं हम। ताप तथा अन्य भौतिक शक्तियों या जल विश्लेषक अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन के परिणाम स्वरूप उत्पादित व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। किसके खंडन के द्वारा होते हैं ये? ताप तथा कोई भी अन्य भौतिक जो शक्तियां या जल विश्लेषक अभिकरण की क्रिया होती है ना, तो उसके द्वारा होते हैं। प्रोटीन के आंशिक खंडन होते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो उत्पादित होता है ना वो होता है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ गया? आगे देखते हैं। फिर व्युत्पन्न प्रोटीन को भी हमने 2 भागों में बांट दिया है। किसको? व्युत्पन्न प्रोटीन को भी हमने 2 भागों में बांट दिया है। ये भाग है हमारे, पहला हमारा प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और दूसरा इसका द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। तो पहले हम देख लेते हैं प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन। इसमें क्या होता है? ये सामान्यतः जल, एसिड यानी कि अम्ल, क्षार यानी कि बेस, ऊष्मा या विकरणों के प्रभाव से विकृतीकृत प्रोटीन्स है। इनमें जल अपघटन नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में जल अपघटन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? इनकी प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। कैसे होती है इनकी प्राथमिक संरचना? अपरिवर्तित होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? प्रोटीएज आ जाएगा और मेटा प्रोटीन आ जाएगा। ठीक है, वह स्कंदित प्रोटीन जो हो जाएंगे ना वो इसके क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम। आगे आ जाते हैं हमारे द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। क्या आ जाएगा? द्वितीयक व्युत्पन्न, यानी कि ये चल रहे हैं हमारे व्युत्पन्न प्रोटीन के 2 भागों में बांटा गया ना। पहला था इसका प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, दूसरा है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। तो जो द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं ये कैसे होते हैं? ये सरल और संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक पाचन के फलस्वरूप निर्मित उत्पाद है। किसके? सरल यानी कि संयुग्मी प्रोटीन के। ये किससे होते हैं? ये संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक पाचन से निर्मित उत्पाद होते हैं। इनमें जल अपघटन के फलस्वरूप, यानी कि इनमें क्या होता है? इनमें जल अपघटन होता है। तो ये जल अपघटन के फलस्वरूप पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि पेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं तथा अणु का क्या कर देते हैं? अणु का माप क्या होता है? घटता रहता है। क्या होता है? जो इनके अणु का यानी कि मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? माप होता है ना, वो घटता रहता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपका प्रोटीओजेस आ जाएगा, पेप्टॉन्स आ जाएगा, पेप्टॉइड आ जाएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है आपको ये? तो ये हमारे इसके टाइप्स खत्म हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे आ जाता है हमारा प्रोटीन के गुण। हमने क्या किया? प्रोटीन के बारे में हिस्ट्री जानी, उसके बाद हमने प्रोटीन के टाइप्स के बारे में पढ़ा। उन टाइप्स को भी कई सब टाइप्स में बांटा गया था, हमने उन सब टाइप्स को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन के गुण कि प्रोटीन के गुण क्या क्या होते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं
जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। कुछ प्रोटीन कोलाइड घोल बनाते हैं, अर्थात इनके विलयन से घुलने के उपरांत भी ये सूक्ष्म कणों मौजूद रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या है हमारा, कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, जल में घुलनशील प्रोटीन होते हैं। और दूसरा होता है कुछ प्रोटीन कोलाइड घोल बनाते हैं, यानी कि इनके विलयन के घुलने के उपरांत भी कुछ सूक्ष्म कणों में ये मौजूद रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसी का थर्ड पॉइंट क्या है, इसका थर्ड पॉइंट है हमारा कि गर्म करने पर प्रोटीन गाढ़े थक्के के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है कि गर्म करने पर प्रोटीन गाढ़े थक्के के रूप में जम जाते हैं और अत्यधिक तेज आंच पर जमे हुए प्रोटीन का पाचन देरी से होता है। क्या होता है, अत्यधिक तेज आंच पर जमे हुए प्रोटीन का जो पाचन होता है ना, वो देरी से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गए आपके प्रोटीन के गुण। अब हम आगे देख लेते हैं कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रोटीन, यानी कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, इनके कार्य क्या क्या है और इनके प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है, ये हम देख लेते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन आपका कहाँ पाया जाता है, रुधिर यानी कि रक्त में पाया जाता है। और यह हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का क्या करता है, संवहन करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो ग्लोबिन होता है रक्त में पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें साइटोक्रोम। क्या है, ये सारे प्रोटीन के नाम है। फर्स्ट प्रोटीन है आपका ग्लोबिन, दूसरा है साइटोक्रोम प्रोटीन। तो साइटोक्रोम प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और ये श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। किसमें, श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में ये सहायता करता है। आगे देखते हैं हम, आगे थर्ड है एंटीबॉडीज। क्या है, एक सेकेंड, आगे थर्ड पॉइंट आ जाता है आपको एंटीबॉडीज। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थर्ड पॉइंट है आपका एंटीबॉडीज। तो इसमें क्या होता है, यह कैसे होते हैं, यह सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं और ये हानिकारक पदार्थों तथा आक्रमणकारी जीवाणुओं से क्या करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। कौन करते हैं, एंटीबॉडीज करते हैं। फिर फोर्थ आ जाता है हमारा कोलेजन। कोलेजन क्या करते हैं, ये तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण होते हैं। किसके निर्माण से होते हैं, तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं और यह अस्थि व कार्टिलेज के आधार पदार्थ का निर्माण भी करते हैं। किससे, कोलेजन किसमें होते हैं, अस्थि व कार्टिलेज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे फिफ्थ आ जाता है हमारा केराटिन। क्या आ जाता है, केराटिन आ जाता है। इसमें क्या होता है, केराटिन हमारा कहाँ होता है, त्वचा में होता है, बाल में होता है, नाखून में होता है, सींग में होता है, खुर के निर्माण में सहायक होता है। क्या सहायक होता है, आपका केराटिन सहायक होता है। फिर 6 आ जाता है आपका फाइब्रोइन। क्या आ जाता है, फाइब्रोइन। जो फाइब्रोइन होता है ना, ये रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण करता है। किसके, रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण कौन करता है, फाइब्रोइन प्रोटीन करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाता है आपका 7 पॉइंट इलास्टिन। इलास्टिन क्या होता है, इलास्टिन आपका एक तंतुमय प्रोटीन होता है जो लिगामेंट व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतक में पाया जाता है। इलास्टिन क्या होता है, इलास्टिन एक तंतुमय प्रोटीन होता है, यह लिगामेंट व रुधिर वायु को पीले ऊतक में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा एक्टिन व मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन क्या होता है, कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन का कार्य क्या होता है, ये कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है, जिससे नाम से ही पता चलता है मायोसिन यानी कि पेशियों यानी कि मसल्स के लिए। तो इसके संकुचनशीलता में क्या करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आ जाता है आपका गिलियाडिन। तो गिलियाडिन कहाँ पाया जाता है, गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन है। कहाँ, गेहूं में पाई जाने वाली प्रोटीन है। इसी तरह आपका जीन आ जाता है। तो जीन मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। कहाँ पाई जाती है, मक्का में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। ये जीन से यानी कि मक्का वाली प्रोटीन से तो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी तरह आ जाता है आपका ग्लोब्यूलिन। तो ग्लोब्यूलिन किसमें पाई जाती है, अंडे में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। और जो दूध होता है ना, दूध आप केसिन, सॉरी क्या होता है, केसिन होता है ना, केसिन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है।
इसी तरह जो आपका ग्लूटेलिन्स जो होता है ना, तो ग्लूटेलिन्स कहाँ पाई जाती है? अनाज में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आपकी अनाज में ग्लूटेन्स नामक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। आपका प्रोटीन का मोस्टली पोर्शन कवर हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।